तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आता रहता हूं। उसी सीरीज में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जिसे हार्ड वर्क करना आता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आपके अंदर हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत करने की इच्छा है, तो आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो इसी एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती क्या है। तो इट इज ए प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज। समझिए ध्यान से, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज। तो प्राइमरी मींस पहली, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस, और डिसीज मींस बीमारी, यानी एक ऐसी बीमारी जो कि प्राइमरली यानी सबसे पहले ग्लोमेरुलस के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोमेरुलस होता क्या है। भाई जब ये ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर है, ग्लोमेरुलर डिसीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो क्या है? कट सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी का कट सेक्शन है। जब हम किडनी के कट सेक्शन को देखेंगे और उसको जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, क्योंकि जनरली किडनी की दो स्ट्रक्चर्स होती है। आपको एक बेसिक पॉइंट्स में बता देता हूँ। किडनी की जनरली दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और एक होती है ग्रॉस स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, लेकिन ग्रॉस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो लेकिन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जिसके अंदर आता है नेफ्रॉन। क्या आता है बेटा? नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। क्या? नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो ये जो नेफ्रॉन होता है, इस नेफ्रॉन का एक पार्ट है, नेफ्रॉन का एक फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है वोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम है? वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। तो देखिए, ये वोमेन्स कैप्सूल जो होता है, इसके अंदर एक पार्ट होता है, यानी इसके अंदर कैपिलरीज का बना हुआ एक नेटवर्क होता है। इधर बना करके आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये लगभग एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है वोमेन्स कैप्सूल। इसमें कैपिलरीज का बना हुआ एक क्या है? एक नेटवर्क होता है। कैपिलरीज का बना हुआ क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये समझिए, बेसिक है, ये बेसिक चीजें हैं। डिसीज आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। क्या होता है ये? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरी का बना हुआ एक जाल है, नेटवर्क है, जिसमें से फिल्ट्रेशन होता है। जिसमें से क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। वो क्या है कि जो ग्लोमेरुलस होता है, इसके अंदर कौन सी कैपिलरीज होती है? तो विच कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलस? तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। आंसर क्या आएगा? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, तो देखिए, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो होती हैं वो प्रेजेंट कहाँ होती है बेटा? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब यही मैं आपको एक एडिशनल जानकारी और दूं कि जो कैपिलरीज होती है बेटा, वो थ्री टाइप्स की होती है। हमारे ऑल ओवर बॉडी में थ्री टाइप्स की कैपिलरीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेटा कंटिन्यूस कैपिलरीज, एक होती है फेनेस्ट्रेटेड, और एक होती है साइनोसॉइडल। जिनमें से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता ही आता है कि जो कंटिन्यूस कैपिलरीज हैं वो किस जगह लोकेटेड होती हैं, कहां पर प्रेजेंट होती है? तो कंटिन्यूअस कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं कोरोइड प्लेक्सस में, और कोरोइड प्लेक्सस कहां होता है? ब्रेन में। और यहां पर क्या होता है? सीएसएफ फिल्टर होता है बेटा। सीएसएफ फिल्टर होता है ब्लड में से, याद रखिएगा। सीएसएफ का फिल्ट्रेशन कहां होता है? कोरोइड प्लेक्सस में। और कोरोइड प्लेक्सस में कौन सी कैपिलरीज होती है? कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं, याद रहेगा। सेकंड नंबर पे आती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्या होती हैं? ऐसी कैपिलरीज जो कि नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट में प्रेजेंट है, जिनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करके जो अशुद्धियां हैं, जैसे
आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालती हैं, बॉडी से बाहर करने का काम करती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, थर्ड टाइप की जो कैपिलरीज हैं, नोट कर लीजिए बेटा, थर्ड टाइप की जो कैपिलरीज हैं उनको बोला जाता है साइनोसॉइडल कैपिलरीज। ये स्पेशल कैपिलरीज हैं जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लिवर के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? लिवर के अंदर, जहां पर मेटाबॉलिज्म का काम होता है, मेनली लिवर का काम होता है बेटा मेटाबॉलिज्म करना, वहां पर इन कैपिलरीज का होना बहुत ही आवश्यक है। तो तीन तरह की कैपिलरीज, थ्री टाइप्स की कैपिलरीज मैंने आपको यहाँ पर मेंशन करी, यहाँ पर आपको एडिशनली बताई। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाने का मेरा मोटिव क्या है? आपको ये समझाना और बताना कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, नेफ्रॉन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, एक एडिशनल नॉलेज और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि जो ग्लोमेरुलस होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बीमारी से रिलेटेड, इस डिसीज से रिलेटेड वो पॉइंट है क्या कि ग्लोमेरुलस जो होता है इससे फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस से क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं जीएफआर। क्या बोलते हैं बेटा? जीएफआर, याद रखना। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ग्लोमेरुलस से एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेट होता है, यानी कितना फिल्ट्रेट फिल्टर होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जीएफआर जो होता है वो होता है 180 लीटर पर डे। ये क्वेश्चन आता है बेटा, हर बार का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएफआर कितना होता है, यानी द नॉर्मल वैल्यू ऑफ जीएफआर इज 180 लीटर पर डे या 125 ml पर मिनट। एक मिनट में 125 ml और एक दिन में बेटा 180 लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम दोबारा से बैक अपनी डिसीज पर आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या है? प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज है। तो जो कि मैंने आपको बता दिया कि ग्लोमेरुलस क्या है? नेफ्रॉन का पार्ट है, किडनी का पार्ट है, वहीं की ये डिसीज है। अब इसमें होता क्या है? करेक्टराइज्ड बाई प्रोटीन यूरिया, मतलब पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलता है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया मींस एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है। एल्ब्यूमिन क्या है बेटा? एक ब्लड प्रोटीन है, याद रखना। एल्ब्यूमिन इज ए ब्लड प्रोटीन जो कि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। ठीक है, उसकी कमी देखने को मिलेगी। डिफ्यूज इडीमा, पेशेंट में इडीमा देखने को मिलेगा। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीरम यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। और हाइपरलिपिडीमा, ये सारे करेक्टरिस्टिक साइन हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। आगे हम फर्दर इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके कॉज या कारण की। अगर किसी पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसके अलग अलग कॉज हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है बेटा ऑटो इम्यूनिटी ड्यू टू एंटीजन। ठीक है, एंटीजन की वजह से होने वाली ऑटो इम्यूनिटी। तो पहले ये समझो एंटीजन क्या है। एंटीजन मीन्स ऐसा सब्सटेंस, यानी ऐसी कोई फॉरेन मटेरियल जो हमारे बॉडी में जाते ही एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के बाद बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसी इन्फ्लामेशन से, याद रखिएगा, जैसे ही एंटीजन बॉडी में घुसेगा तो हमारी इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? अपने बॉडी की रेजिस्टेंट पावर है। तो एंटीजन क्या करेगा? एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्शन होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? जो कि नेफ्रॉन्स के ऊपर, मेनली नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस के ऊपर यदि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो क्या करेगा? ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगा। ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगा तो उससे जीएफआर पे इफेक्ट आएगा। तो पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक इसका कॉज, एक इसका कारण ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब जब हमारी बॉडी की सेल्स किसी भी एंटीजन की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट कर दें, जिसके फलस्वरूप एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने और डैमेज हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन के रूप में होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगला है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। देखिए अगला इसका कॉज क्या हो सकता है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि किडनी को डैमेज कर सकता है, नेफ्रॉन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, अगला सम सिस्टेमिक, कुछ सिस्टेमिक डिसीज भी हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। देखिए डायबिटीज मेलाइटस से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे हो सकती है? देखिए डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा? डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो हमारी किडनी को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा उस ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी डायबिटीज है, माने अपने बॉडी के अंदर यदि डायबिटीज हो जाए किसी भी पेशेंट को,
डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या है? ऐसी डिसीज कंडीशन जिसमें पेशेंट का शुगर का लेवल इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाए, ठीक है। तो डायबिटीज की वजह से क्या होगा कि जो इम्यूनिटी है हमारी, इम्यूनिटी है वो क्या होगी? एक तो सप्रेस होगी। उसके अलावा सेकंड जो रीजन है इसका वो है ग्लोमेरुलर डैमेज, माने ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं उनका डैमेज होना। क्यों डैमेज होगा? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, जिसको फिल्टर करने में, जिसको छानने में, जिसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी किडनी को एक्सेसिव वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया मीन्स ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर में क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण इसमें ल्यूकेमिया में ऑटो इम्यूनिटी है, माने हमारी बॉडी की खुद की सेल्स को ही मारने लगेंगी। तो ल्यूकेमिया एक कॉज बनेगा किसका? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। उसके अलावा एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या है बेटा? एम्फाइसीमा की कंडीशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एम्फाइसीमा क्या है? एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होगा हमारी बॉडी में जनरलाइज इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये रेयर कंडीशन में होता है, ध्यान रखना। तो जनरलाइज एम्फाइसीमा नहीं, एम्फाइसीमा की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये रेयर कंडीशन में होती है। इसमें पेशेंट में एम्फाइसीमा की वजह से जनरलाइज इन्फ्लामेशन होने लगता है और ग्लोमेरुलस में भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन डेवलप होने लगती है, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाती है। अगला है कार्डियक फेलियर। देखिए कार्डियक फेलियर कैसे बनेगा इसका कोर्स? तो देखिए कार्डियक फेलियर का मतलब होता है हार्ट का जितना हमें आवश्यकता है, जितनी मेटाबॉलिक नीड है उतना पंप न कर पाना ही कार्डियक फेलियर कहलाता है। तो उसी प्रकार से किडनी के पास भी प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब किडनी के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? किडनी की सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे कैसे ये डिसीज हुई? तो ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो देखिए सबसे ज्यादा कंडीशन कोई भी हो, कॉज कोई भी हो, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको बेटा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जैसे इन्फ्लामेशन हुआ किसी भी कॉज से, तो जो ग्लोमेरुलस की या ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है, जो बेसल मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी क्या होगी? एबनॉर्मल होगी। उसकी परमेबिलिटी बेटा एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब परमेबिलिटी एबनॉर्मल होगी तो उससे क्या होगा? यूरिन के साथ में एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन है, जनरली हम देखें, जनरली नॉर्मल पेशेंट में ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से, ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन से एल्बुमिन नाम की जो प्रोटीन है वो कभी भी फिल्टर आउट नहीं होती है। लेकिन क्योंकि इन्फ्लामेशन हो चुका है उसकी वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में परमेबिलिटी उसकी एबनॉर्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से एल्बुमिन फिल्टर हुई है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम प्रोटीन यूरिया, माने यूरिन के अंदर प्रोटीन्स का आना, एल्बुमिन का आना। जब एल्बुमिन प्रोटीन के अंदर आने लगेगा तो उससे क्या होगा? सीरम के अंदर बेटा एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है जी। सीरम के अंदर क्या होगा? एल्बुमिन का लेवल कम हो जाएगा। उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम हाइपो एल्बुमिनीमिया कहते हैं। क्या होगा पेशेंट में? जब एल्बुमिन का लेवल कम होगा तो उसे हम हाइपो एल्बुमिनीमिया कहते हैं। तो हाइपो एल्बुमिनिया की वजह से क्या होगा कि जो लिवर है, अपना लिवर है जिसका काम मेटाबॉलिज्म करना है प्रोटीन का, तो वो मोर लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की संख्या ज्यादा बना देगा, यानी फैटी प्रोटीन की संख्या ज्यादा सिंथेसिस करने लगेगा, जिससे क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया, मतलब ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल, बॉडी के अंदर लिपिड का, फैट का लेवल बढ़ने लगेगा। देन ड्यू टू एल्बुमिन डिक्रीज ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर इज आल्सो डिक्रीज। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एल्बुमिन ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन रखती है। अब क्योंकि पेशेंट के अंदर, पेशेंट के ब्लड के अंदर एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया और ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर शिफ्ट हो जाएगा, माने इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली आने लगेगा, कम्स आउट हो जाएगा, या कहें हम शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में इडीमा, इडीमा देखने को मिलेगा। इडीमा मतलब स्वेलिंग, जनरलाइज स्वेलिंग। यानी इडीमा में क्या होता है? जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो टिश्यूज के अंडर यानी टिश्यूज के नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से जनरलाइज इडीमा देखने को हमें मिलता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स की या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी पेशेंट में है तो उसमें कुछ क्लिनिकल साइन आएंगे। जो इंपोर्टेंट साइन है वो क्या है बेटा? प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, ठीक है। प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है? प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन के अंदर प्रोटीन फिल्टर होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, परमेबिलिटी की वजह से, परमेबिलिटी एबनॉर्मल होने की वजह से प्रोटीन में यूरिया आने लगेगा। अगला हाइपो एल्बुमिनीमिया,
बिल्कुल। जब प्रोटीन निकलेगी तो प्रोटीन कौन सी निकलेगी बेटा? एल्बुमिन। प्रोटीन कौन सी होगी? मेनली एल्बुमिन। तो एल्बुमिन निकलेगी तो एल्बुमिन की कमी आएगी बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा। देन हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मतलब फैट का लेवल बढ़ेगा। इसका भी कारण क्या है? जब एल्बुमिन की कमी होगी तो लिवर लिपोप्रोटीन ज्यादा बनाएगा। अगला एडिमा। एडिमा क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्बुमिन क्या करती है? एल्बुमिन क्या करती है? ओस्मोटिक ओस्मोटिक प्रेशर को, किसको बेटा? ओस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज करती है। अगर बढ़ रहा हो तो, और घट रहा हो तो बढ़ाएगी। माने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगी? मेंटेन करती है। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो इंट्रासेलुलरली फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर जाएगा तो एडिमा होगा पेशेंट में। उसके अलावा पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, वीकनेस और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपिटाइट। मतलब भूख की कमी, भूख कम लगेगी मरीज को। ठीक है, चलिए। उसके अलावा असाइटिस और क्या देखने को मिलेगा? असाइटिस देखने को मिलेगी। असाइटिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमेन। क्योंकि असाइटिस में क्या होता है? जो एब्डोमेन की लेयर है, एब्डोमेन की जो लेयर है पेरिटोनियल लेयर, उसके अंदर फ्लूइड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो पेशेंट को असाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एनीमिया ड्यू टू लॉस ऑफ आरबीसी, क्योंकि पेशेंट में आरबीसी का भी लॉस हो सकता है। यूरिन भी आ सकता है ब्लड के अंदर, है ना? आरबीसी के अंदर क्योंकि परमिएबिलिटी एबनॉर्मल हो गई है तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल भी छन सकती हैं, यानी फिल्टर हो सकती हैं। तो आरबीसी के लॉस की वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ आरबीसी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी, यानी लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा फटीग और मलेज। मलेज मतलब क्या होता है? जर्नलाइज्ड डिस्कम्फर्टनेस। ठीक है, जनरलाइज्ड डिस्कम्फर्टनेस। पेशेंट में जनरलाइज्ड डिस्कम्फर्टनेस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए। उसके बाद में अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। यानी ऐसा पेशेंट जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे करें? तो उसको डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? पाल्पिटेशन की वजह से। ठीक है, पाल्पिटेशन करके। पाल्पिटेशन मतलब क्या होता है? छू करके, दबा करके। यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस, तो यूरिन एनालिसिस से हमें क्या पता पड़ेगा? यूरिन के अंदर प्रोटीन यानी एल्बुमिन का लेवल तो नहीं है, और अदर जो सेल्स हैं बॉडी की उनका लेवल तो नहीं है। ये सारी चीजें हम यूरिन एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हम करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यानी वन का मतलब क्या होता है? ब्लड, बी फॉर ब्लड, यू फॉर यूरिया और एन फॉर नाइट्रोजन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन लेवल, सीरम प्रोटीन और सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो प्रोटीन डिक्रीज रहेगी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। उसके अलावा ईसीजी देख करा करके हम पेशेंट की देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्डिक आउटपुट का भी पता चल जाएगा। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, यानी ये सारी जो डायग्नोसिस है, हम पेशेंट की कर सकते हैं, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा के यूबी एक्सरे, यानी किडनी, के फॉर किडनी, यू फॉर ब्लैडर, यूरेटर और बी फॉर ब्लैडर। इन तीनों का, किडनी का, यूरेटर का और ब्लैडर का, तीनों का एक्सरे करा सकते हैं। और रीनल यूएसजी मतलब रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम पेशेंट की करा सकते हैं। इससे हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। देन उसके अलावा हाई कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ जटिलताएं हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बाद आ सकती हैं। तो वो क्या क्या रहेंगी? एक तो हाइपोवॉल्यूमिया। पेशेंट के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा मात्रा में बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हो रहा है, निकल रहा है। अगला रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। पेशेंट में रीनल वेन थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एल्बुमिन डिक्रीज हो रही है। उसके अलावा और जो प्रोटीन है, जैसे फिब्रिनोजन प्रोटीन है, उसका भी लेवल एबनॉर्मल हुआ तो पेशेंट में थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड का थक्का जमना स्टार्ट हो सकता है। तो रीनल वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकती है। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकती है, यानी कॉम्प्लिकेशन है ये। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस मतलब हार्ट की जो ब्लड वेसल है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर भी थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड का क्लॉट दिखाई दे सकता है। देन रीनल फेलियर यानी किडनी का फेल होना, और पल्मोनरी इडीमा। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हम पेशेंट में देखने को हमें मिल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए, इस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? यदि किसी पेशेंट में किसी भी बैक्टीरिया
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल मैंने आपको बताया था, तो उसका ट्रीटमेंट रहेगा बेटा एंटीबायोटिक थेरेपी। तो एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टेरॉयडल थेरेपी भी दे सकते हैं, डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या होती हैं? डायूरेटिक्स बेटा ऐसी दवाइयों का ग्रुप जो यूरिन को पास आउट करवाता है या एक्स्ट्रा फ्लूइड को पास आउट कराता है। जो किसके लिए दिया जाएगा? डायूरेटिक्स क्यों देंगे? डिक्रीज एडिमा, एडिमा को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। जो एडिमा हो रही है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, उन सबको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए। जिसमें हम कौन सी दे सकते हैं? इसके अंदर हम लेसिक्स या फ्रूसीमैड, ठीक है, लेसिक्स या फ्रूसीमैड दे सकते हैं। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो बीपी को कंट्रोल करेंगी, जैसे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। ये सारी दवाइयां हम पेशेंट में दे सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में अब बात आती है कि ऐसा पेशेंट जो कि आपके वार्ड में भर्ती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो एज ए नर्स आप उसका कैसे केयर करोगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पेशेंट का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है, ठीक है। उसके बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगला, प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट टू द पेशेंट, और पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट और कंफर्ट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द पेशेंट, पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है एज ए नर्स। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। यदि पेशेंट को कोई इस इंजरी का रिस्क है, इंजरी का खतरा है या इन्फेक्शन का खतरा है, तो उसको अवॉइड करना है, उससे प्रिवेंशन लेना है। प्रोवाइड प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू द पेशेंट, और पेशेंट का यदि कोई सर्जरी हो रखी है, सर्जरी हुई है, तो उसको हम प्री और पोस्ट दोनों तरह की केयर पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, मानी पेशेंट को कैसे ठीक रहना है, कैसे अपने आप को ठीक रखना है, किस किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना है, ये सारी चीजें हम उसको समझाएंगे। देन रेस्ट्रिक्ट एल्कोहल इनटेक, और पेशेंट को एल्कोहल के लिए रेस्ट्रिक्शन जरूर करेंगे, क्योंकि एल्कोहल हमारी किडनी को डायरेक्टली डैमेज करता है। और एनकरेज फॉर दी रेस्ट, और जितना हो सके पेशेंट को हम सलाह देंगे कि वो रेस्ट करे, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो मेटाबॉलिज्म उसकी ठीक रहेगी, यानी नॉर्मलाइज रहेगी। यदि वो वर्क करेगा, फिजिकल वर्क करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ेगा, किडनी के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो अच्छे से, तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट में दें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स के थ्रू क्लियर कर दूं, ठीक है। यदि इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है, इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है, तो वो भी आप कमेंट करें। और कोई और टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप कमेंट करिए, उस पर भी मैं आपको लेक्चर देने की कोशिश पूरी करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।